हेलो एवरीवन, आई एम अलका शर्मा। आज हम अगेन एक और वीडियो लेके आ रहे हैं। जो हमने अपनी कॉमन कंसेप्ट की सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें हमारी ये नेक्स्ट वीडियो है। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल मार्केट। अगर आप किसी भी कारण से कॉमर्स के टॉपिक्स को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं, आपकी पर्सनल क्वेरीज बता सकते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली आती रहे। हम आज का टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं। इससे पहले हमने फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग, फंक्शन, टाइप्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। टाइप्स में हमने मनी मार्केट के मीनिंग और इसका नेचर हम कर चुके हैं। अब उससे फर्दर जो नेक्स्ट हमारा आता है कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन से होंगे, आज हम उनके इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं उनमें हम लोग डीलिंग कर रहे हैं। अब मनी मार्केट में पर्टिकुलरली हम लोग शॉर्ट टर्म की एसेट्स को डील करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो रहने वाला है ट्रेजरी बिल। अब देखिए, ट्रेजरी बिल क्या होता है, किस ढंग से काम करता है और किस तरह से आप इसमें पूरी की पूरी वर्किंग करने वाले हो, कौन इशू करता है, किसको इशू करता है, कितने दिनों के लिए इशू किया जाता है, ये सारे की सारी इन शॉर्ट फॉर्म आपके पास ये लाइक डिजिटल नोट्स हमने प्रिपेयर किए हैं। तो आइए वन बाय वन इनको करते हैं। सबसे पहली बात कि मनी मार्केट में जो ये ट्रेजरी बिल हम लोग यूज करते हैं ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है या फिर लॉन्ग टर्म का इंस्ट्रूमेंट है। एक बात आपको याद रखनी है, मनी मार्केट में आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे दैट विल बी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि मनी मार्केट जो है वो क्या है, हमारी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, लेस देन 1 ईयर के लिए है। तो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये बात हमेशा याद रखें कि मनी मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो सभी के सभी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। सबसे पहली बात यही है कि इसमें ये क्या है, हमारा शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है। अब देखिए, ट्रेजरी बिल है वो हाईली लिक्विडेट होते हैं। हाईली लिक्विडिटी होने का उनमें मतलब क्या है कि ट्रेजरी बिल के अगेंस्ट आप कभी भी मनी एक्वायर कर सकते हो। अब इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, देखिए ट्रेजरी बिल के पीछे जो डीलिंग का काम करता है वो आरबीआई करता है। और आरबीआई आप जानते हैं सेंट्रल बैंक है। आरबीआई हमेशा ट्रेजरी बिल को बाय करने के लिए या फिर आप कह सकते हो ट्रेजरी बिल की पेमेंट करने के लिए ऑलवेज रेडी रहता है। अब वो किन टर्म्स और कंडीशन पे रेडी रहता है वो हम आगे डिटेल में स्टडी कर लेंगे। बट आपको जो मेन बात याद रखनी है, इट्स अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज हाईली लिक्विडेट। और ये लिक्विडेट क्यों है, क्योंकि इसकी जो डीलिंग है या फिर आप कह सकते हो कि इसके पीछे जो पूरी वर्किंग है वो कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। आइए वन बाय वन हम इनके पॉइंट्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए, इस तरह के नोट्स आपको मे भी कहीं अवेलेबल हो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके डिजिटल नोट्स प्रिपेयर्ड है। तो आप उनको अच्छे से स्टडी कर दिए और आप यहाँ से आप जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, फिर आप कह सकते हो जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें जो ऑप्शंस टाइप क्वेश्चन होते हैं उस तरह के फॉर्मेट में हमने पूरा का पूरा रेडी किया। सबसे पहले कि इसको इशू कौन करता है, इशूड बाय। अब इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट इशू नहीं करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट किसके थ्रू इशू करेगी, आरबीआई के थ्रू इसको इशू करेगी। अब देखिए, अगर आप इसको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो यहाँ पे दो बातें। पहली है कि इसको इशू कौन कर रहा है, किसके बिहाफ पे इशू कर रहा है। देखिए, आरबीआई इशू कर रहा है बट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कौन इशू करता है तो आपको ऑप्शंस चेक करने होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन है या आरबीआई गिवन है। दोनों में से या दोनों का आपको कॉम्बिनेशन भी गिवन हो सकता है, दैट आरबीआई इज इशूइंग ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो दैट ऑप्शन विल बी करेक्ट। सेकंड, इशूड टू। अब किसको इशू किया जाता है, देखिए इशूड कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इशू कर रहा है। और किसको कर रहा है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर जो जनरल पब्लिक है, तो ये सभी के लिए इशूड होता है, कोई भी इसको परचेज कर सकता है। उसके बाद इसका मेच्योरिटी टाइम पीरियड क्या रहता है, मेच्योरिटी टाइम पीरियड का मतलब है कि कितने दिनों के बाद इसकी जो पेमेंट है इन्वेस्टर को मिल जाते हैं, जो रीपेमेंट है इन्वेस्टर को मिल जाते हैं। देखिए, अब ये जो डेज है ये स्पेसिफिक है। अब ये किन किन डेज के लिए होता है, 14 डेज के लिए होता है, 91 डेज के लिए होता है, 82 और 364। हमने पहले कहा था कि लेस देन 1 ईयर, तो ये अभी देखिए 364 डेज।
और ये मिनिमम को कितने दिनों के लिए हो सकता है, 14 डेज के लिए हो सकता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ब्रॉड बाय, अब देखिए वैसे तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जनरल पब्लिक इसको परचेज कर सकती है, बट यूजुअली कौन परचेज करता है, जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक है वो इसको खरीदते हैं। हमारी जो NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, जो वो LIC लाइफ इंश्योरेंस, जो हमारे कॉरपोरेशन, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इस तरह के जो बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो इसको परचेज कर सकते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, ये भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे क्यों बिग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ही इसको परचेज कर रहा है। नो डाउट जनरल पब्लिक भी इसको परचेज कर सकती है। अब देखिए उसके बाद इशूड एट लेस देन द फेस वैल्यू, जितनी इसके ऊपर फेस वैल्यू मेंशन होती है उससे कम फेस वैल्यू, उससे कम अमाउंट पे ये इशूड किए जाते हैं। कि सपोज करिए कि इनके ऊपर आप सपोज करिए कि 25,000 का एक अमाउंट लिखा हुआ है जो फेस वैल्यू है। अब अगर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि फेस वैल्यू क्या होती है, देखो फेस वैल्यू का मतलब होता है किसी भी सिक्योरिटीज़ की आप जो कह सकते हैं कि लाइक MRP क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स कि उसके ऊपर कितना प्राइस मेंशन है, कि कितनी उसकी वैल्यू है, वो कितने में सेल होगा, कि उससे कम में सेल होगा, ज़्यादा में सेल होगा, दैट इज़ द अनदर मैटर। बट एग्जैक्टली जब आप स्टार्टिंग में किसी चीज़ को बेचने जा रहे हो तो आपने उसका प्राइस कितना रखा है, दैट इज़ द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का जो कंसेप्ट है आपको शेयर्स के केस में ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप देखिए जितने भी ट्रेजरी बिल पे फेस वैल्यू होती है उस फेस वैल्यू से हमेशा कम में ये इशू होता है। क्लियर। पेमेंट, अब देखिए इशू तो ये कम पे हो रहा है, बट इसकी पेमेंट क्या होती है, जितनी फेस वैल्यू होती है सेम पेमेंट अमाउंट आपको रिसीव होगा। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि सपोज करिए 25,000 आपके पास एक फेस वैल्यू का ट्रेजरी बिल है, तो जब आप इसको इशू करोगे, इशू करते टाइम आपकी जो वैल्यू है वो 25 से लेस में ये इशू होगा, कि जो भी पर्सन इसको परचेज करने वाला है वो या तो आपको 20,000 देगा, 21,000, कितना भी 25 से लेस कितना भी अमाउंट वो आपको पे कर सकता है। बट जब आप उसको रीपेमेंट करोगे यू हैव टू पे द होल अमाउंट विच इज रिटन एज द फेस वैल्यू। अब इस केस में कितना है हमारा 25,000। देखिए जब इशू किया लेस देन द फेस वैल्यू, और जब आपने पेमेंट की या फिर आप कह सकते हो जो इन्वेस्टर्स को पेमेंट मिलेगी वो पूरी कितनी मिलेगी, फेस वैल्यू जितनी ही मिलेगी। अब देखिए इस बीच में जो इन्वेस्टर है उसका बेनिफिट क्या होने वाला है, इनकम ऑफ द इन्वेस्टर कौन सी होगी। अब ये जो फेस वैल्यू थी और जो इसका इशूड प्राइस था, इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है दैट विल बी द बेनिफिट फॉर इन्वेस्टर। डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस ऑफ द बिल एंड इट्स पेमेंट, और ये जो डिफरेंस होगा, अब जैसे इस केस में हमने सपोज किया कि ये यहाँ पे कितने में ले रहा है 20,000 में ले रहा है, तो यहाँ पे इसका जो बेनिफिट है वो कितना हो जाएगा 5,000 का। क्लियर। 25,000 फेस वैल्यू, इशू हुआ था वो 20,000 में, जब आप पेमेंट और रिसीव करोगे या फिर आप बोलोगे कि जब उसकी पेमेंट होगी तो वो कितने की होगी 25,000 की, तो यहाँ पे इन्वेस्टर का जो बेनिफिट है वो कितने का हो गया 5,000 का। और डिपेंड करेगा कि कितने डेज के लिए आपने उसको इशू किया। अब देखिए ये जो डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट रेट। अब ये डिस्काउंट रेट क्या होता है, कैसे होता है, कि जो भी डिफरेंस होगा वो होगा किस बेस पे, कि जो आपका इशूड प्राइस है और जो आपकी पेमेंट है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा आपका डिस्काउंट। अब देखिए उसके बाद मिनिमम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट, अब ये 25,000 का मिनिमम अमाउंट का आपको इशू करना ही पड़ता है, और ये 25,000 के मल्टीपल्स में ही इसको इशू किया जाता है। कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन भी हो जाता है कि ट्रेजरी बिल की जो डिनोमिनेशन होती है वो कितनी हो सकती है, तो वहां पे आपको क्या लिखना है मिनिमम 25,000 एंड इन द मल्टीपल्स ऑफ 25,000 ओनली। अब देखिए इसको हम जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार आता है कि जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं। अब इसका रीजन देखिए, ये हमने मेंशन किया, इंटरेस्ट इज नॉट पेड एट फिक्स्ड रेट। अब यहाँ पे रीजन देखिए, कोई भी इन्वेस्टर है जब वो इन्वेस्ट करता है तो उसको इन रिटर्न कुछ ना कुछ एक्सेस अमाउंट मिलता है, तो या फिर आप कह सकते हो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। बट यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट आपको रिसीव नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ आपको रिसीव क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपका इशूड प्राइस और जो फेस वैल्यू का गैप है सिर्फ वो ही रिसीव हो रहा है। क्लियर। यहाँ पे कोई भी आपको जो इंटरेस्ट है फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट
नहीं मिल रहा, तो जीरो कूपन बॉन्ड क्या होंगे? वो सिक्योरिटीज जिन पे आपको कोई भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव नहीं होगा, बट यू विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द इशूड प्राइस। क्लियर? तो इसको हम जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। अब इसके बाद इसकी जो डीलिंग प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है? डीलिंग प्रोसेस का मतलब है कि किस ढंग से इशू किया जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि जो इसका डिस्काउंट है वो कैसे डिसाइड किया जाता है। देखिए, डिस्काउंट को डिसाइड करने के टू वेज हैं ट्रेजरी बिल के केस में। फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ प्री फिक्स्ड डिस्काउंट। अब प्री फिक्स्ड डिस्काउंट का मतलब है कि आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि 25,000 का कोई भी ट्रेजरी बिल है तो आप क्या करोगे, उसको 25,000 फेस वैल्यू है तो 20,000 पे आपने इशू कर दिया, और कितने दिनों के लिए सपोज कर दिया कि आपने 14 डेज के लिए कर दिया, तो आपका प्री फिक्स्ड डिस्काउंट कितना हो गया? 5,000 का हो गया। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेथड कि जहाँ पे आपका जो डिस्काउंट है वो पहले से ही फिक्स होगा। सेकेंड मेथड आपका रहता है रेट ऑफ डिस्काउंट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्शन। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आरबीआई न्यूज़पेपर्स या फिर मैगजीन्स के थ्रू क्या करती है, टेंडर्स इशू करती है। अब टेंडर्स में जो भी इंटरेस्टेड पार्टी होती है वो अपने अपनी कोटेशंस भेजती है, एक फिक्स डेट पे उस टेंडर को ओपन किया जाता है, जो मिनिमम डिस्काउंट वाले जो भी टेंडर्स होते हैं देन उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये इसका सेकेंड मेथड है। फर्स्ट है कि प्री फिक्स्ड वाला, और सेकेंड मेथड कौन सा है कि जहाँ पे ऑक्शन या फिर जो टेंडर्स के थ्रू डिसाइड किया जाता है कि कौन से रेट को, या फिर जो मिनिमम जो डिस्काउंटेड रेट है वो किस भी इंडिविजुअल ने या किस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको ऑफर किया है। यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि मिनिमम डिस्काउंटेड रेट को आरबीआई एक्सेप्ट कर लेती है। ये पूरा का पूरा ट्रेजरी बिल का हमारा डिटेल था। हम लोग कर रहे थे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट रहने वाला है कमर्शियल पेपर। अब कमर्शियल पेपर क्या होता है, कौन इशू करता है, इसको डिटेल से स्टडी करते देखिए। सबसे पहले कमर्शियल पेपर होता क्या है? कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। इट मीन्स इसकी सिक्योरिटी, जैसे कि ट्रेजरी बिल जो सिक्योरिटी थी, क्यों थी उसकी सिक्योरिटी? क्योंकि वो आरबीआई डीलिंग कर रहा था। बट यहाँ पे ये क्या है? अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है दैट जो कमर्शियल पेपर है वो क्या है? एक प्रोमिसरी नोट है, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, या फिर आप कह सकते हो कि सिक्योर्ड नोट है। तो आपको क्या है इसमें चूज करना है? अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। अब देखिए इसको इशूड कौन करता है? कोई भी वेल रेपुटेटेड कंपनी जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी वो इसको इशू कर सकते हैं, और इसकी मिनिमम फेस वैल्यू कितनी होगी? 5 लाख रुपीज इसकी मिनिमम फेस वैल्यू होगी। अब इसके बायर्स कौन कौन होंगे? देखिए जो भी हमारे कमर्शियल बैंक है, इंश्योरेंस कंपनीज है, यूनिट ट्रस्ट है, या फिर जो नॉर्मल फर्म्स है, देखिए जितने भी ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनकी जो डीलिंग है वो यूजुअली कौन कर रहा है? जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कमर्शियल बैंक्स हैं, या फिर जो जो इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है उसमें चाहे जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है या फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, तो जो ये हमारे बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आप बोल सकते हो। ठीक है, अब ये कितने टाइम पीरियड के लिए होता है? ये 15 डेज से 12 मंथ के लिए होता है। जो इसका मिनिमम टाइम पीरियड है वो 15 डेज है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 12 मंथ। मनी मार्केट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट 12 मंथ से ज़्यादा के लिए इशू नहीं हो सकता, वो चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो कमर्शियल पेपर हो, ट्रेजरी बिल हो, या फिर आप कह सकते हो कॉल मनी हो, या कुछ भी हो, वो 1 साल से ज़्यादा के लिए इशू कभी भी नहीं होगा। इसके बाद अब देखिए यूजुअली जो ये है इसको हम इशू करते हैं डिस्काउंट पे। अब जैसे कि हमने ट्रेजरी बिल में किया था कि वो भी इशू किस पे होता है? डिस्काउंट पे। बट समटाइम्स इट कैन बी इशूड एज ए डेफिनेट, आप कह सकते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी हम इसको इशू कर सकते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसके लिए कोई भी एक्टिव सेकेंडरी मार्केट नहीं होगी। अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक्टिव सेकेंडरी मार्केट नहीं होगी। इसका सीधा सीधा सा मीनिंग है, एक बार अगर आपने कमर्शियल पेपर परचेज कर लिया तो आप इसको रीसेल नहीं कर पाओगे। रीसेल का मतलब है कि लाइक अदर इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक अदर एसेट्स, जब आप फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर कर सकते हो तो कमर्शियल पेपर को आप फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर नहीं कर सकते। देन हु इज गोइंग टू परचेज इट? तो जो ये कंपनी है जिसने इसको इशू किया होगा वो ही ऑन डिमांड या फिर ऑन रिक्वेस्ट आप कह सकते हो कि उसको खुद से ही रीपरचेज करेगी। क्लियर? तो यहाँ पे इसके लिए कोई भी एक्टिव सेकेंडरी मार्केट अवेलेबल नहीं होती। आप एक बार क्विकली देख सकते हो। सबसे पहले अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होते हैं,
इशूड कौन करता है? कोई भी वेल रेपुटेटेड कंपनी है। इसका मिनिमम अमाउंट कितना रहने वाला है? जो मिनिमम फेस वैल्यू है वो कितनी रहेगी? 5 लाख तक। कौन बाय कर सकता है? कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ठीक है, यूनिट ट्रस्ट हो गई, या जो नॉर्मल फर्म्स होती है वो भी इसको बाय कर सकती है। या फिर आप सीधा सीधा कह सकते हो द एनी इंस्टीट्यूशन विच कैन पे मिनिममली 5 लाख, और जो मैक्सिमम तो इसका अमाउंट आप कह सकते हो कि 5 लाख से अप ही होगा। अब उसके बाद पीरियड 15 डेज से 12 मंथ्स के टाइम पीरियड के लिए इशू होता है। अब देखिए इसमें जो यूजुअली तो डिस्काउंट पे इशू होगा, बट सम टाइम डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी टू कंपनी वो इसको डेफिनेट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ भी इशू कर सकती है। कोई भी एक्टिव सेकेंडरी मार्केट इसमें नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अब देखिए एक्टिव सेकेंडरी मार्केट ना होने का इसमें रीजन क्या है कि जो कंपनी है जिसने इसको इशू किया था वो खुद ही इसको रिक्वेस्ट पे, जो भी बायर्स होगा उसके रिक्वेस्ट पे रीपर्चेज कर लेती है। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा है वो है कॉल मनी, या फिर जिसको हम बोलते हैं लोन मनी मार्केट। अब देखिए कॉल मनी मार्केट का मीनिंग क्या होता है? अब कॉल मनी या लोन मनी है क्या? इट इज अ लोन डॉक्यूमेंट। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, ये क्या है? एक लोन डॉक्यूमेंट है जिसकी पेमेंट आप क्या कर सकते हो? बाद में कर सकते हो, बट वो बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के नोटिस पे आपको करनी होती है। देखिए इट इज अ लोन डॉक्यूमेंट दैट द पेमेंट फॉर विच कैन बी मेड एट अ शॉर्ट नोटिस। अब सपोज कीजिए कि आज आपको आज की अपनी एक बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको सिर्फ आज के लिए अगर आपको वो अमाउंट चाहिए, तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसमें ये कॉल मनी मार्केट या फिर आप कह सकते हो जो लोन मनी मार्केट है, लोन मनी का हम लोग यूज करते हैं। अब ये जनरली यूज कौन करता है? अब पर्टिकुलर जो कॉल मनी है या लोन मनी है इसको यूज करते हैं जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं। देखिए कमर्शियल बैंक्स को अपना कुछ जो मिनिमम अमाउंट है, या जो मिनिमम जो आप कह सकते हो कि एक लेवल अपने अमाउंट का मेंटेन करके रखना होता है। एक अमाउंट है जो उसको खुद के पास मेंटेन करके रखना होता है, और एक जो मिनिमम लेवल ऑफ मनी है वो आरबीआई के पास मेंटेन करके रखना होता है, जिसको हम सीआरआर बोलते हैं। तो इन एनी केस कि अगर जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास इतना अमाउंट अवेलेबल नहीं होता कि वो एक जो रिजर्व्स है वो आरबीआई के पास जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना क्रिएट करके रखना, उस लेवल तक ना क्रिएट कर सके, तो वो क्या कर सकते हैं? इस तरह की रिक्वायरमेंट्स को जो बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है कॉल मनी से पूरा कर सकते हैं। अब देखिए इसका मेच्योरिटी पीरियड होता है 1 से 15 दिनों के लिए हो सकता है ये, ठीक है। यूज्ड बाय जो भी बैंक्स होते हैं, और बैंक किस लिए यूज करते हैं? टू मेंटेन सीआरआर, जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। कॉल रेट क्या होता है? अब देखिए ऑब्वियस सी बात है कि अगर आज मैंने किसी भी पर्सन से सपोज कीजिए मैं एक कमर्शियल बैंक अगर मैं खुद को सपोज करूँ या एक फर्म सपोज करूँ, तो अगर मैंने आज किसी से कोई भी अमाउंट लिया है तो उसके इन रिटर्न मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना। तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा उसको क्या मैं बोलूँगी? कॉल रेट। ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट यूज्ड फॉर द कॉल मनी ट्रांजेक्शन, यानी कि वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो मनी मैं यूज करूँ उसके ऊपर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पे करना है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल रेट। नेक्स्ट अब देखिए लोएस्ट अमाउंट इसमें कितना होता है? 10 करोड़ रुपीज, दिस इज द लोएस्ट अमाउंट। अब उसके बाद एक और चीज, इसमें जो भी लेंडर है या जो भी बायर है वो कभी भी मेच्योरिटी टाइम पीरियड से पहले ही जो इसकी पेमेंट के लिए भी बोल सकता है, और या फिर आप कह सकते हो कि चाहे वो उसकी पेमेंट हो, या फिर आप कह सकते हो मेच्योरिटी टाइम पीरियड से पहले ही चाहे वो लेंडर है या बायर है, कोई भी हो इसमें, ठीक है, चाहे जिसने ये मनी के लिए रिक्वेस्ट की है या जिसने मनी खुद दी है, दोनों में से कोई भी एक नोटिस देके मेच्योरिटी टाइम पीरियड से पहले ही अपनी मनी की डिमांड कर भी सकते हैं, और अपनी मनी जो उसने कॉल मनी लिया उसकी जो पेमेंट है वो वापस दे भी सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको मेच्योरिटी टाइम पीरियड के लिए वेट करना होगा। सपोज कीजिए कि आज की डेट में मुझे रिक्वायरमेंट थी, मैंने कॉल मनी यूज़ की, और कल मेरे पास अपना अमाउंट अवेलेबल हो गया, तो जितना भी कॉल लोन मैंने लिया होगा या फिर आप कह सकते हो जितना लोन मैंने लिया होगा उसको मैं क्या करूँगी? रीपेमेंट कर दूंगी। और ये कैसे होगा? सिर्फ एक नोटिस के थ्रू। पहले मुझे एक नोटिस देना होगा सेकंड पार्टी को दैट नाउ आई एम गोइंग टू रीपे योर अमाउंट। तो उसके बाद आप सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद उसको कभी भी आप क्या कर सकते हो? बिफोर मैच्योरिटी मनी की डिमांड भी कर सकते हो और मनी को रीपेमेंट भी कर सकते हो, बट आपको सिर्फ क्या करना है? एक नोटिस ज़रूर देना पड़ेगा। ये तो है कमर्शियल पेपर और कॉल मनी। नेक्स्ट अब हम लोग जो करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा रहने वाला होगा इसमें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग बात कर रहे थे
नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी ट्रांसफर्ड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड एंड बाय द एंडोमेंट। अब इसमें एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसको ट्रांसफ़र तो किया जा सकता है बट आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड। ऐसा नहीं होगा कि सपोज कीजिए आज की डेट में आपने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लिया और आप कल उसको ट्रांसफ़र कर दो। नो, इट कैन बी ट्रांसफरेबल बट आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड। क्लियर? अब देखिए इशूड करता कौन है इसको? वो कमर्शियल बैंक इशू करते हैं या फिर जो इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। अब उसमें क्या क्या आता है? हमारे IDBI है, FCI है, जनरली जो हमारे कमर्शियल बैंक है और जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है, बट कंपनीज इसको इशू नहीं करेंगी। अब उसके बाद इसकी जो फेस वैल्यू है वो कितनी है? जो इसके मिनिमम फेस वैल्यू है वो है 5 लाख। अब यहाँ पे जो एक बात ध्यान रखनी है, एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की फेस वैल्यू होती है 5 लाख और जो मिनिमम अमाउंट के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक पर्सन को खरीदने हैं या फिर आप कह सकते हो एक इंस्टीट्यूशन को खरीदने हैं, वो कितने हैं? 25 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की जो फेस वैल्यू है वो है 5 लाख और मिनिमम कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने के लिए, वो है 25 लाख। अब देखिए इसका पीरियड कितना होता है? मिनिमम है इसका 91 डेज से मैक्सिमम 1 ईयर के लिए। अब हमने बात की थी कि इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और विच कैन बी ट्रांसफर्ड आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड। अब कितने टाइम पीरियड के बाद? देखिए कोई भी अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपने लिया है तो उसको आप 45 डेज के बाद ट्रांसफ़र कर सकते हो बट नॉट बिफोर द 45 डेज। ये इसकी एक कंडीशन है। मिनिमम अमाउंट जो आपको इन्वेस्ट करना है वो कितना करना है? इसमें 25 लाख रुपीज़ मिनिमम करना ही करना है और आप इसको कितने 45 डेज के बाद देन आप इसको ईजिली कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। और ट्रांसफ़र आप इसको कर क्या सकते हो? दैट इज़ बाय द एंडोमेंट। अब नेक्स्ट जो हमारा इसमें इंस्ट्रूमेंट आता है वो आता है हमारा कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल अगेन एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और इसको ईजिली कभी भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब देखिए ये किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर फाइनेंस द क्रेडिट सेल। अब क्रेडिट सेल को फाइनेंस आप कैसे करोगे? सपोज करिए कि कोई भी बायर अगर खरीदने के लिए कोई भी गुड्स खरीदने के लिए आया और उसके पास मनी नहीं है, तो इस केस में सेलर उसको एक ऑप्शन देता है या फिर आप कह सकते हो कि एक बिल राइट करता है या आप कह सकते हो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट राइट कराता है कि इन अ फ्यूचर डेट आई विल प्रोमिस टू पे दिस मच ऑफ अमाउंट फॉर द परचेजिंग ऑफ दी, या फिर आप कह सकते हो कि आपको एक लीगल फॉर्मेलिटीज में आपको बांध देते हैं। और ये होता किसकी तरफ से है, कैसे होता है, वो हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए इशूड किस लिए होता है? ये 90 डेज तक मैक्सिमम आप इसको इशू कर सकते हो और ये एक तरह का क्या है? अब देखिए इसमें पार्टीज कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले इसमें सेलर इन्वॉल्व रहेगा। सेलर क्या करेगा? सेलर इसको राइट करता है जिसको हम बोलते हैं ड्रॉअर। अब ये इसको राइट करेगा। अब इसको एक्सेप्ट कौन करेगा? जो भी पर्सन परचेज कर रहा है गुड्स को, ठीक है, जो बायर होगा वो इसको क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद अब देखिए उसको क्या बोलते हैं हम? ड्रॉई। अब देखिए दो पार्टीज में मेनली कौन कौन सी? फर्स्ट वन हुई जो राइट करा, दैट इज ड्रॉअर, और इसको लिखता कौन है? सेलर। सेकंड जो इसमें पार्टी है वो कौन सी हुई है? बायर, या जिसको हम बोलते हैं ड्रॉई। ड्रॉई क्या करता है? उसको एक्सेप्ट करता है। अब देखिए इसके बाद किसकी कस्टडी में रहता है? जो पर्सन, ऑब्वियस सी बात है, जो एक नोट को लिखता है, लिखने का मतलब है कि जिस पर्सन को प्रॉमिस दिया गया है वही इसको अपने पास रखेगा। क्लियर? और उसके जब भी फ्यूचर डेट में क्या होगा, जब जितने टाइम पीरियड के लिए लिखा है, सपोज कर दे कि आपने ये 90 डेज के लिए लिखा है, 90 डेज होने के बाद जो सेलर है वो क्या करेगा? वो बैंक में जाएगा, बैंक में हमारा जो कमर्शियल बिल है इसको प्रेजेंट करेगा और प्रेजेंट करने के बाद क्या करेगा? अपना अमाउंट ले लेगा। अब देखिए इस पूरी प्रोसेस में बेनिफिट क्या हुआ? जब 90 डेज पहले आपने क्या किया था? सेल किया था वो प्रोडक्ट, उस टाइम पे जो भी बायर था उसके पास अमाउंट अवेलेबल नहीं था, तो उस टाइम पीरियड पे आपने क्या किया? उस टाइम पे जो बायर था उसको अपनी गुड्स मिल गई और एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी टाइम पीरियड जो सेलर है उसको अपना अमाउंट रिसीव हो गया। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस थी कमर्शियल बिल की। आज की पूरी वीडियो में हमने डिटेल में किया कि मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या उनका मेच्योरिटी टाइम पीरियड रहने वाला है, किस तरह से आप उसमें डीलिंग प्रोसेस करते हो। आई होप आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट समझ आ गया होगा।
अगर आपको भी लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, या आपको लगता है कि आपको किसी स्पेसिफिक कंसेप्ट या स्पेसिफिक टॉपिक के रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर